ओके, हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग डाटा सफिशिएंसी स्टार्ट कर रहे हैं। एक रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डाटा सफिशिएंसी अपने आप में एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि डाटा सफिशिएंसी में अगर आप सभी लोग देखें, डाटा सफिशिएंसी की अगर हम बात करें, यहाँ पे एनालिसिस जो कर रहे हैं डाटा सफिशिएंसी में, इसमें अगर हम देखें तो इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। First one is the data and the second one is the sufficiency. First one is the data. तो दैट मीन्स जो गिवन डाटा, जो भी डाटा आपको गिवन देगा, एग्जामिनर जो भी डाटा गिवन देगा, उस डाटा को आपको एनालाइज करना, उस डाटा को क्या करना है बेटा, एनालाइज करना होता है। उस डाटा को आपको क्या करना होता है बेटा, एनालाइज। आप उस डाटा का एनालाइजेशन करते हैं, एनालाइज करके आप ये फाइंड आउट करते हैं बेटा कि जो डाटा गिवन है वो सफिशियंट है क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। दैट मीन्स ध्यान से समझिए, इस टॉपिक पे जो क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है, फर्स्ट एक क्वेश्चन दे देगा, वन क्वेश्चन दे देगा, जो भी क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आपको डाटा गिवन देगा, डाटा गिवन दिया, डाटा वर्क, मान लीजिए फर्स्ट स्टेटमेंट दिया, कुछ डाटा आपको गिवन दिया, सेकंड स्टेटमेंट दिया, उसमें कुछ डाटा आपको गिवन हुआ। तो ये जो डाटा गिवन है, ये डाटा पढ़ के आपको चेक करना है कि ये जो क्वेश्चन है, क्या ये डाटा जो गिवन डाटा है ये सफिशियंट है आंसर देने के लिए। दिस इज नोन एज डाटा सफिशियंसी। इस टाइप के क्वेश्चन को, या इस टाइप के क्वेश्चन को जो कैटेगराइज किया गया है वो किस में रखा जाता है बेटा, डाटा सफिशिएंसी में। तो वन बाय वन हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं। बहुत ही अल्टीमेट टॉपिक है, बेहतरीन टॉपिक। सबसे पहले हमने लिखा है व्हाट इज ए डाटा सफिशिएंसी। व्हाट इज ए डाटा सफिशिएंसी। सबसे पहला क्वेश्चन जो आप सभी के माइंड में, एवरीवन, हर एक स्टूडेंट के माइंड में यही बात आता है कि होता क्या, व्हाट इज ए डाटा सफिशिएंसी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, डाटा सफिशिएंसी क्वेश्चन टेस्ट आवर एबिलिटी टू क्विकली, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनालाइज क्विकली एनालाइज ए कलेक्टिव सेट ऑफ डाटा, a collective set of data or information, and figure out whether the available piece of information is sufficient to do the job or not. Data sufficiency question test our ability to quickly analyze a collective set of data or information and figure out whether the available piece of information is sufficient to do the job or not. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, जो भी डाटा आपको गिवन देगा, वो डाटा क्या जो क्वेश्चन हमारा है उसके लिए सफिशियंट है कि उस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है या नहीं दे सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो आप लोगों में प्रॉब्लम क्रिएट होता है, वो प्रॉब्लम क्या क्रिएट होता है बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने रेड कलर में यहाँ पे लिखा है, देखिए, नोट, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू डू नॉट हैव टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कभी एग्जैक्ट आंसर नहीं कैलकुलेट करना होता है। आपको कभी भी बेटा एग्जैक्ट आंसर कैलकुलेट नहीं करना है। इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू डू नॉट हैव टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट आंसर। आप एग्जैक्ट आंसर यहां पे फाइंड आउट नहीं करेंगे, केवल आप डाटा को एनालाइज करके कितना क्विकली आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं, यहां सफिशियंट है या नहीं। तो ये बहुत अल्टीमेट टॉपिक, बेहतरीन टॉपिक एक रीजनिंग का बेटा, जो आज हम लोगों ने स्टार्ट किया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या चीज करना है, क्या चीज नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी चीज आपको एज्यूम नहीं करना है। डोंट एज्यूम। डाटा सफिशिएंसी ये कभी नहीं करना है। डू नॉट एज्यूम, कोई भी चीज आप एज्यूम नहीं करेंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, डू नॉट सॉल्व फॉर आंसर। आपको आंसर के लिए नहीं सॉल्व करना है। आपको आंसर के लिए, आपको एग्जैक्ट आंसर यहां पे बेटा नहीं बताना होता है। केवल आपको यह बताना होता है कि जो गिवन इंफॉर्मेशन है, जो गिवन डाटा है वो आंसर को सफिशिएंटली दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है। सेकंड, आप क्या कर सकते हैं, यूज एलिमिनेशन। एलिमिनेशन आप यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं बेटा डाटा सफिशिएंसी में, एलिमिनेशन। आप डाटा को एलिमिनेट कर सकते हैं। कीप ट्रैक ऑफ टाइम, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। दिस इज 5 स्टार पॉइंट, क्योंकि यहां पे ना टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा देखा गया है जनरली कि स्टूडेंट डाटा सफिशिएंसी में टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं। आपको अपने टाइम का भी ट्रैक रखना है कि कितना टाइम एक क्वेश्चंस में लग रहा है। तो दिस टू इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट वन इज यूज एलिमिनेशन, आपको एलिमिनेशन यूज करना है। सेकेंड थिंग, कीप ट्रैक ऑन ऑफ टाइम, टाइम का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड आपको रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप कोई भी चीज एज्यूम नहीं करेंगे, नथिंग, कुछ भी आपको एज्यूम नहीं करना है।
पहले तो ये हम आपको बताते थे व्हाट इज द डाटा सफिशिएंसी फ्लो डायग्राम, लेकिन एक्चुअल में अभी क्या हो गया बेटा, क्योंकि क्वेश्चन का जो ऑप्शंस होता है ना वो सफल कर जाता है, तो सफल कर जाता है बिकॉज ऑफ दिस रीजन अब इस स्लाइड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ऑप्शन से जब सफल कर जाते हैं तो हम लोग एग्जैक्टली क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि पहला हमने एग्जाम्पल लिया यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल, पहला क्वेश्चन क्या है, इन विच ईयर वॉज राहुल बॉर्न, इन विच ईयर वॉज राहुल बॉर्न। स्टेटमेंट डाटा वन क्या गिवन है, राहुल एट प्रेजेंट इज 25 ईयर एंगर टू हिज मदर, 25 ईयर एंगर टू हिज मदर। तो आप सभी लोग यहां पे देखिए कि क्या फर्स्ट स्टेटमेंट ये बात फाइंड आउट कर पा रहा है कि राहुल बॉर्न किस ईयर में हुआ था। इन विच ईयर वॉज राहुल बॉर्न, इन विच ईयर वॉज राहुल बॉर्न। पहला स्टेटमेंट, फर्स्ट डाटा आपको फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, राहुल एट प्रेजेंट इज 25 ईयर एंगर टू हिज मदर, 25 ईयर एंगर टू हिज मदर, 25 ईयर एंगर टू हिज मदर। तो क्या आप यहां से राहुल का जो ईयर बॉर्न ईयर है क्या वो पता कर पा रहे हैं या फाइंड आउट कर पा रहे हैं बेटा, नहीं। तो दैट मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ के क्या आपको पता चला, क्यों, देखिए ये बात तो पता चल गया कि राहुल 25 ईयर एंगर है अपनी मदर से, अपनी मदर से 25 ईयर एंगर है, बट मदर का भी बॉर्न ईयर नहीं पता है, तो आप यहां से राहुल का बॉर्न ईयर नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके, तो जब आप फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ेंगे अगर उससे आंसर नहीं मिला तो इस स्टेटमेंट को अब आप क्या करिए, छुपा लीजिए, इसे ढक लीजिए, क्योंकि इंडिविजुअल स्टेटमेंट आपको चेक करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपने पढ़ा और ये सफिशियंट नहीं है आंसर देने के लिए, तो आप इसे क्या करिए, ढक दीजिए, इसे भूल जाइए इस स्टेटमेंट को, क्योंकि देखिए यही एक मेथड है बेटा, यही एक मेथड है, इसको भूलना पड़ेगा आपको। इसके बाद आप सेकंड स्टेटमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। पहला स्टेटमेंट अब इसका कोई डाटा आप यूज नहीं करेंगे बेटा। फर्स्ट स्टेटमेंट आपने चेक किया, आपको आंसर नहीं मिला, तो आप इसे ढक लीजिए, ये यूज नहीं करना है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, राहुल्स ब्रदर who was born in 1964, who was born in 1964, राहुल का जो ब्रदर है उसका जो बर्थ है वो 1964 है, is 35 year, 35 year anger to his mother, 35 year anger to his mother, 35 year anger to his mother। ओके, तो देखिए राहुल का जो ब्रदर है वो बॉर्न हुआ 1964 में, किस ईयर में, 1964, और 35 ईयर एंगर टू हिज मदर। तो जो स्टेटमेंट टू है, स्टेटमेंट टू इंडिविजुअल, इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं बेटा, दैट मीन्स अलोन स्टेटमेंट टू आप पढ़ रहे हैं। यहाँ पे ये पता चल रहा है जो राहुल का ब्रदर है बेटा वो 1964 में बॉर्न हुआ है और वो अपने मदर से 35 ईयर एंगर टू हिज मदर, अपने मदर से 35 साल, 35 ईयर छोटा है। क्लियर, 35 ईयर छोटा है। ओके, तो क्या यहाँ पे मदर का और या राहुल के ब्रदर का राहुल से कोई रिलेशन दिया गया है बेटा सेकंड स्टेटमेंट में, नहीं। तो दैट मीन्स सेकंड स्टेटमेंट से भी आप डाटा स्पेसिफाई नहीं कर पा रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर कैलकुलेट नहीं हो रहा है फॉर इंडिविजुअल सेकंड स्टेटमेंट, फॉर इंडिविजुअल सेकंड स्टेटमेंट, फॉर इंडिविजुअल सेकंड स्टेटमेंट से क्या आप यहाँ पे कैलकुलेट कर पा रहे हैं बेटा, क्या आप सभी लोग यहाँ पे सॉल्व कर पा रहे हैं, क्या आप कैलकुलेट कर पा रहे हैं, नहीं। तो सेकंड जो कह रहा है राहुल्स ब्रदर who was born in 1964 is 35 year anger, 35 year anger to his mother, 35 year anger to his mother। यहां से भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिला है, तो दैट मीन्स इंडिविजुअल वन ये भी नहीं सफिशियंट है, इंडिविजुअल सेकंड ये भी सफिशियंट नहीं है। तो सबसे पहला वर्क जो आपको करना होता है इंडिविजुअल चेक करना था, अब नहीं आपको मिला तो अब आप क्या करेंगे, इनको कंबाइन करेंगे। बोथ जो हमारे पास डाटा गिवन है बोथ स्टेटमेंट को आप कंबाइन करते हैं। जब आप दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करेंगे तो यहां पे देखिए एक चीज आपको कंफर्मली यहां पे कंफर्म हो जाता है कि जो राहुल है, राहुल 25 ईयर एंगर टू हिज मदर और उसका जो ब्रदर है वो कितने ईयर एंगर है बेटा, 35। तो दैट मीन्स इन दोनों में जो एज की गैपिंग है उसके ब्रदर में, तो क्या ये 10 ईयर का आ जाएगा, 10 ईयर की गैपिंग आ जाएगी, आप देख लीजिए, क्योंकि इसमें रिलेशन किसका, 25 ईयर एंगर टू हिज मदर कौन है, राहुल है, और राहुल का ब्रदर 35, तो 10 ईयर का बेटा डिफरेंस, यानी 10 ईयर बड़ा कौन है, राहुल है। तो दैट मीन्स अगर राहुल के ब्रदर का जो डेट ऑफ बर्थ मतलब ईयर है, बर्थ ईयर है 1964 है, तो क्या 1954 यहां से आ जाएगा। जब हम दोनों को कंबाइन करते हैं तो क्या हमें आंसर मिल जाएगा बेटा, बोथ स्टेटमेंट कंबाइन कर रहे हैं तो हमें आंसर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, बोथ स्टेटमेंट जब हम कंबाइन कर रहे हैं हमें क्या मिल रहा है, आंसर मिल रहा है।
अब देखिए ऑप्शन क्लिक टिक करना ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे भी आपको ना अपना ब्रेन यूज करना पड़ेगा बेटा। ऑप्शन कैसे आप टिक करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन ये क्या कह रहा है? फर्स्ट एलोन इज सफिशियंट वाइल टू एलोन इज नॉट सफिशियंट। क्या ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया? क्योंकि एलोन सफिशियंट नहीं था। फर्स्ट एलोन इज सफिशियंट वाइल टू एलोन इज नॉट सफिशियंट। तो वन फर्स्ट स्टेटमेंट सफिशियंट नहीं था आंसर देने के लिए। सेकेंड एलोन इज सफिशियंट, ये भी बेटा रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये भी नहीं सफिशियंट था। इसके बाद कहता है आइदर वन और टू इज सफिशियंट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है बेटा? या तो वन से भी आपको आंसर मिल रहा है, इंडिविजुअली आपको वन से भी आंसर मिल रहा है, और इंडिविजुअली किससे आंसर मिल रहा है? टू से। सेकेंड, नाइदर वन नॉर टू इज सफिशियंट, नाइदर वन नॉर टू इज सफिशियंट। तो दैट मीन्स ना तो वन सफिशियंट हो रहा है और ना टू, दोनों मिलाकर भी सफिशियंट नहीं हो रहा है। थर्ड वन क्या है? बोथ वन एंड टू आर सफिशियंट। बोथ, पहला और दूसरा दोनों मिलके क्या हो रहा है? एंड का मतलब क्या? बोथ, बोथ। दैट मीन्स बोथ वन एंड टू आर सफिशियंट। तो इन दिस केस में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा? ई। तो जितनी ज्यादा हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, देखिए यहाँ पे ऑप्शन का जो सिलेक्शन है ना, दिस वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ऑप्शन का आप सिलेक्शन करेंगे वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज एवरीवन कंसंट्रेट बेटा, बहुत अच्छे से हम एनालिसिस करने वाले हैं। ओके, तो आई होप आप सभी को ये फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। तो दैट मीन्स आप देख सकते हैं बोथ वन एंड टू आर सफिशियंट। दोनों, बोथ वन एंड टू, जब दोनों को आपने कंबाइन किया तो आपका आंसर मिला। मैं फिर से आपको बताता हूं सी ऑप्शंस का मीनिंग क्या है बेटा। सी ऑप्शंस का मीनिंग मैं एक बार फिर से बता देता हूं। सी ऑप्शन का मतलब ये है कि इंडिविजुअल इससे भी आंसर आ रहा हो, ये राहुल का बॉर्न ईयर, इससे भी आंसर आ रहा हो बेटा, और इंडिविजुअली इससे भी आंसर आ रहा हो, इससे भी इंडिविजुअल आंसर आ रहा हो, इंडिविजुअल इससे भी आंसर आ रहा हो, एलोन ऑप्शन वन से या स्टेटमेंट वन से आंसर आ रहा हो, एलोन स्टेटमेंट टू से आंसर आ रहा हो, एट दैट टाइम हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, वैसे वैसे हम और अच्छा मूवमेंट करते जाएंगे बेटा, और अच्छा मूवमेंट होता जाएगा और अच्छे से हमें चीजें समझ में आने लगी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, आंसर इज नॉट इंपॉर्टेंट, एग्जैक्ट आंसर कैलकुलेट नहीं करना है, केवल आपको क्विकली एनालाइज करना है कि जो क्वेश्चंस गिवन है वो डाटा जो हमारे पास गिवन डाटा है उससे हम इजिली कैलकुलेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। क्वेश्चन है व्हाट विल बी द टोटल वेट ऑफ 10 पोल्स ईच ऑफ द सेम वेट। एक बार आप लोग ट्राई करिए, फर्स्ट ट्राई टू एवरीवन, सभी लोग ट्राई करिए, आप सभी लोग ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। ओके, प्लीज सभी लोग ध्यान से देखिए बेटा, बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग एनालिसिस करेंगे इस पे। क्या कहता है? व्हाट विल बी द टोटल वेट ऑफ, कितने पोल है बेटा? 10 पोल्स है। कितने पोल्स है? 10 पोल्स है। ईच ऑफ द सेम वेट, हर एक का वेट क्या है बेटा? सेम। यहां पे स्टेटमेंट वन क्या कहता है? 1/4 ऑफ द वेट ऑफ ईच पोल इज 5 kg। 1/4, मान लेते पोल का वेट कितना है? पी है। वन पोल का वेट कितना है? पी है। तो 1/4 दैट मीन p/4, ये कितना है बेटा? 5 kg। ये कितना है बेटा? 5 kg। तो फ्रॉम हियर वन पोल का वेट कितना आएगा? क्या 20 kg आ जाएगा? और यहां पे एग्जामिनर देखिए क्वेश्चन में बताया है ईच ऑफ द सेम वेट, टोटल 10 पोल है, एक पोल का वेट आपका आ गया कितना? 20 kg, और हर एक पोल सेम वेट है। तो क्या हम यहां से इंडिविजुअल स्टेटमेंट वन से आंसर कैलकुलेट कर लिए बेटा? इंडिविजुअल स्टेटमेंट वन से आंसर कैलकुलेट हो गया। इंडिविजुअल स्टेटमेंट वन। टू, स्टेटमेंट नंबर टू की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। स्टेटमेंट नंबर टू की क्या यहां पे कोई रिक्वायरमेंट पड़ा बेटा? कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ा। स्टेटमेंट नंबर टू की कोई रिक्वायरमेंट हुआ यहां पे? नहीं, कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं हुआ बेटा। तो दैट मीन्स आप देख सकते हैं, यहां पे स्टेटमेंट वन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। अब चलिए देखिए, अब हम स्टेटमेंट वन को ना छुपा लेंगे हाथ से, अपने हैंड से, या जैसे भी आप इसे भूल जाइए, स्टेटमेंट नंबर टू देखिए क्या कहता है? द टोटल वेट ऑफ 3 पोल इज 20 किलोग्राम मोर देन द टोटल वेट ऑफ 2 पोल। तो 3 पोल का वेट 3p, 2 पोल का वेट 2p, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 20। दैट मीन्स वन पोल का वेट कितना आ गया? 20, और हर एक पोल क्या है? सेम वेट में है। तो 10 का मल्टीप्लाई करके टोटल कैलकुलेट किया जा सकता है, क्योंकि हमें तो एग्जैक्ट आंसर नहीं चाहिए, बस हमें ये कैलकुलेट करना था कि क्या हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं आंसर। तो स्टेटमेंट टू भी इंडिविजुअल क्या है? आंसर दे रहा है स्टेटमेंट टू। तो स्टेटमेंट वन इंडिविजुअल आंसर दे रहा है, स्टेटमेंट टू भी इंडिविजुअल आंसर दे रहा है। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी, आइदर वन और टू इज सफिशियंट। वन
बी सफिशियंट, और का मतलब अलग, दैट मीन्स और 2 इज सफिशियंट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया बेटा? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाता है बेटा? यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हाउ मच वॉज द टोटल सेल ऑफ द कंपनी? हाउ मच वॉज द टोटल सेल ऑफ द कंपनी? हाउ मच वॉज द टोटल सेल ऑफ द कंपनी? स्टेटमेंट वन, द कंपनी सोल्ड 8,000 unit of product A, each costing is 25, each costing is 25 rupees. This company has no other product line. चलिए एवरीवन डू इट फास्ट बेटा, फटाफट आंसर रिप्लाई। यस सब। द क्वेश्चन इज हाउ मच वॉज द टोटल सेल ऑफ द कंपनी? कंपनी की टोटल सेल। तो फर्स्ट स्टेटमेंट अगर हम पढ़ते हैं, द कंपनी सोल्ड 8,000 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए, ईच कॉस्टिंग इज ₹25। तो टोटल कितने यूनिट प्रोडक्ट है बेटा? 8,000। 8,000 और कितना है कॉस्टिंग? 25 मल्टीप्लाई करके टोटल सेल। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सोचते हैं कि स्टेटमेंट वन से हमें टोटल सेल पता चल रहा है, लेकिन क्या स्टेटमेंट वन ये बात बता रहा है कि वो कंपनी के पास केवल एक ही प्रोडक्ट लाइन है, ओनली वन प्रोडक्ट बता रहा है, या वन केवल एक ही प्रोडक्ट बन रहा है? द कंपनी सोल्ड 8,000, केवल यही प्रोडक्ट सेल हो रहा है, प्रोडक्ट ए ही, उसके पास कोई और प्रोडक्ट नहीं है। तो ये जैसा कि मैंने आपको फ्रॉम स्टार्टिंग में बताया था, कोई भी डाटा आपको एज्यूम नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि स्टेटमेंट वन ये बात को कहीं पे भी नहीं बता रहा है कि उस कंपनी के पास केवल 8,000 यूनिट प्रोडक्ट ए बनता है। ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, वो केवल ए के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। हो सकता है उस कंपनी के पास प्रोडक्ट बी भी बनता हो, अनदर प्रोडक्ट लाइन हो। तो स्टेटमेंट वन इंडिविजुअल आंसर नहीं दे रहा है बेटा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं, और ये मिस्टेक होने की वजह से ये क्वेश्चन मैं इस स्लाइड में लिया हूं। चलिए स्टेटमेंट वन इंडिविजुअल आंसर नहीं दे रहा है। अब स्टेटमेंट वन को भूल जाएंगे, स्टेटमेंट टू देखेंगे। दिस कंपनी हैज नो अदर प्रोडक्ट लाइन। दिस कंपनी हैज नो अदर प्रोडक्ट लाइन। तो आप देखिए स्टेटमेंट नंबर टू जो आपने पढ़ा, स्टेटमेंट नंबर टू क्या है? दिस कंपनी हैज नो अदर प्रोडक्ट लाइन। क्या इंडिविजुअल आंसर दे रहा है? नहीं। दिस कंपनी हैज नो अदर प्रोडक्ट लाइन। सेकेंड स्टेटमेंट जो है, क्या यह आंसर दे रहा है? नहीं दे रहा बेटा। तो जब हम बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू को कंबाइन करते हैं, जब दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करते हैं, तब जाके हमें आंसर मिलता है हाउ मच वॉज द टोटल सेल ऑफ द कंपनी। हाउ मच वॉज द टोटल सेल ऑफ द कंपनी? तो अकॉर्डिंग टू दिस कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है बेटा? ऑप्शन ई, बोथ वन एंड टू आर सफिशियंट। बोथ वन एंड टू आर सफिशियंट। आई होप कि कई सारे बच्चों ने यहाँ पे क्वेश्चंस को ऑप्शन ए सॉल्व किया होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि वन ऑप्शन ए क्यों रॉन्ग हुआ, ऑप्शन ए क्यों रॉन्ग हो रहा है, क्योंकि आपको यहाँ पे कुछ भी अज्यूम नहीं करना था बेटा। स्टेटमेंट वन से आंसर तो आपने ये कैलकुलेट कर लिया, बट स्टेटमेंट वन ये बात नहीं बता रहा है कि उस कंपनी के बाद केवल एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। ओके, आई होप क्लियर टू एवरीवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लास्ट संडे ऑफ मार्च 2006 फेल ऑन विच डेट? देखिए इस टॉपिक को पढ़ाने का मजा इतना अच्छा इसलिए है क्योंकि हर एक टॉपिक के क्वेश्चन इससे रिलेट किए जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कैलेंडर का क्वेश्चन यहाँ पे रिलेट किया गया। द लास्ट संडे ऑफ मार्च 2006 फेल ऑन विच डेट? स्टेटमेंट वन है, द फर्स्ट संडे ऑफ द मंथ फेल ऑन 5th। सेकेंड स्टेटमेंट है, द लास्ट डे ऑफ द मंथ वॉज फ्राइडे। द लास्ट डे ऑफ द मंथ वॉज फ्राइडे। क्लियर होगा? चलिए कहते हैं द लास्ट संडे ऑफ मार्च 2006 फेल ऑन विच डेट? तो देखिए फर्स्ट संडे अगर आपको पता चल गया बेटा, इंडिविजुअल स्टेटमेंट, फर्स्ट संडे अगर 5th को है, तो अगर आप यहाँ पे 7 ऐड करेंगे तो आपको सेकंड मिल जाएगा, सेकंड संडे मिलेगा। फिर आप 7 ऐड करेंगे तो आपको थर्ड संडे मिल जाएगा। फिर आप 7 ऐड करेंगे तो आपको फोर्थ संडे मिल जाएगा। तो दैट मीन्स आप ये बात जो कह रहा है कि द लास्ट संडे ऑफ मार्च, मार्च का जो लास्ट संडे है उसका डेट आपको पता करना, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद कहता है
द लास्ट डे ऑफ द मंथ वॉज फ्राइडे, द लास्ट डे ऑफ द मंथ वॉज फ्राइडे। अब देखिए मार्च, क्या आपको ये बात तो पता है ना कि मार्च 31 की होती है बेटा, 31 मार्च, मार्च 31 की होती है। तो 31 को अगर फ्राइडे है तो 30 को क्या रहा होगा बेटा, थर्सडे, 29 को वेडनेसडे, 28 को ट्यूसडे, 27 को मंडे, और 26 को क्या आ जाएगा बेटा, संडे। तो देखिए इंडिविजुअल स्टेटमेंट 1 से भी आंसर मिल रहा है, इंडिविजुअल स्टेटमेंट 2 से भी आंसर मिल रहा है, दोनों से आप आंसर कैलकुलेट कर रहे हैं। इंडिविजुअली स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ से आपको क्या मिल रहा है, आंसर मिल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस विच ऑप्शन इज करेक्ट बेटा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। द लास्ट संडे ऑफ मार्च 2006 फेल ऑन विच डेट, द फर्स्ट संडे of that month fell on 5th, the last day of that month was Friday. Okay, clear? चलिए next. The question is which direction is sunny facing now? डायरेक्शन का भी क्वेश्चन बेटा इससे रिलेट कर लिया गया। देखिए पूरा एप्टीट्यूड रिवाइज कर सकते हैं इस टॉपिक से। Which direction is sunny facing now? Statement 1. If sunny turns to his right and again turn to his right, he will be facing north. Second statement, if Sunny walks some distance and turn left and again walks some distance, then face will be towards left of Dinesh who is facing south. एग्जैक्ट आंसर नहीं कैलकुलेट करना होता है, केवल आपको वेदांत, अभिनव कुमार, हेमंत कुमार पांडे, शिवानी सिंह, करेक्ट आंसर। काफी सिंपल तरीके से अगर हम सॉल्व करें, काफी सिंपल तरीके से अगर हम सॉल्व करें तो प्लीज ध्यान से समझिएगा। विच डायरेक्शन इज सनी फेसिंग नाउ, विच डायरेक्शन इज सनी फेसिंग नाउ, ध्यान से समझिएगा। इफ सनी टर्न्स टू हिज राइट एंड अगेन टर्न टू हिज राइट, इफ सनी टर्न्स टू हिज राइट अगेन टर्न टू हिज राइट, ही विल बी फेसिंग नॉर्थ। तो सपोज सनी का जो फेस है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है और वो राइट टर्न करना है तो हम लेफ्ट टर्न कराते हैं, किधर, लेफ्ट। तो फर्स्ट अगर लेफ्ट टर्न कर रहा है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, दिस डायरेक्शन, वेस्ट में। अगेन लेफ्ट टर्न करेगा तो दैट मीन्स किस डायरेक्शन में होगा, साउथ में। तो क्या इंडिविजुअल आपको आंसर मिल रहा है बेटा, स्टेटमेंट 1 से क्या आपको इंडिविजुअल आंसर मिलता है, क्लियर। स्टेटमेंट 1 से क्या आपको इंडिविजुअल आंसर मिल रहा है, सनी टर्न्स टू हिज राइट एंड अगेन टर्न्स टू हिज राइट, he will be facing north, he will be facing north. Second, if Sunny walks some distance and turns left and again walks some distance, then his face will be towards left of Dinesh who is facing south, who is facing south. Second statement भी अगर आप देखिए, Sunny walks some distance and turn left and again walk some distance, then his face will be towards left of Dinesh who is facing south. तो दैट मीन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि दिनेश जो साउथ की डायरेक्शन में देख रहा है, किधर देख रहा है बेटा, साउथ, साउथ डायरेक्शन में। और ये देन हिज फेस विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ दिनेश हु इज फेसिंग साउथ। तो अगर दिनेश साउथ की तरफ फेस किया है तो राइट हैंड साइड ये होगा बेटा, दिस इज द राइट हैंड साइड और दिस वन इज द लेफ्ट हैंड साइड। तो अब देखिए यहां से भी आपको पता चल रहा है एग्जैक्टली अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो स्टेटमेंट 2 से भी आपको इंडिविजुअल आंसर मिलता है। स्टेटमेंट 2 से आपको क्या मिल जाता है, इंडिविजुअल आंसर मिल जाता है। स्टेटमेंट 2 से भी क्या मिलता है बेटा, इंडिविजुअल आंसर्स आपको मिल जाते हैं, इंडिविजुअल आंसर मिल जाता है स्टेटमेंट 2 से। ओके, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बेटा, विच वन इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन Devipur and Durgapur? What is the shortest distance between Devipur and Durgapur? Durgapur is 20 km from Rampur. First statement. Second, Devipur is 15 km away from Rampur. ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइप का प्रॉब्लम है, यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देवीपुर एंड दुर्गापुर। What is the shortest distance between देवीपुर एंड दुर्गापुर? तो ध्यान से समझिए,
Durgapur is 20 kilometer away from Rampur. Durgapur is 20 kilometer away from Rampur. दुर्गापुर इज 20 किलोमीटर. अब ध्यान से देखिएगा, अगर दुर्गापुर 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम रामपुर, ये रामपुर, डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर. फिर कहता है देवीपुर 15 किलोमीटर अवे फ्रॉम रामपुर. देवीपुर, अब देखिए यहां पे क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देवीपुर एंड दुर्गापुर. तो ये दुर्गापुर है, ये देवीपुर है. अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे समझिएगा, इंडिविजुअल तो आंसर नहीं मिलेगा, ना तो इससे इंडिविजुअल आंसर मिलेगा ना तो इनसे मिलेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा गया है देवीपुर एंड दुर्गापुर, तो पहले में दुर्गापुर और रामपुर के बारे में इंफॉर्मेशन है, दूसरे में देवीपुर रामपुर के बारे में, बट इनसफिशियंट इंफॉर्मेशन है. यहां पे डिस्टेंस तो बताया गया, डिस्टेंस तो बताया गया बेटा, बट डायरेक्शन नहीं बताया गया. क्या देवीपुर रामपुर के इस राइट हैंड साइड हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है बेटा, परपेंडिकुलर यहां पे हो देवीपुर, या बेटा यहां पे हो देवीपुर एट दिस पोजीशन, या एट दिस पोजीशन हो, या यहां पे हो, या यहां पे हो, तो या यहां पे हो. देखिए अब यहां पे आप एज्यूम नहीं करेंगे कि शॉर्टेस्ट पूछा गया तो हम लेके यहां पे आ जाए, शॉर्टेस्ट पूछा गया तो हम यहां पे लेके आ जाए, नहीं, आपको एज्यूम नहीं करना है. तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बिकॉज ऑफ दिस रीजन कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर. नाइदर वन नॉर टू इज सफिशियंट, नाइदर वन नॉर टू इज सफिशियंट, क्योंकि यहां पे जो इंफॉर्मेशन गिवन है, जो डाटा गिवन है, उसके अकॉर्डिंग ना तो स्टेटमेंट वन आंसर दे रहा है, ना टू दे रहा है, ना दोनों मिलके भी नहीं दे पा रहे हैं आंसर, दोनों मिलके भी आंसर्स रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, आंसर एग्जैक्ट नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं. ओके, चलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है विनोद एंड जावेद सैलरी आर इन प्रोपोर्शन ऑफ 4:3 रिस्पेक्टिवली. व्हाट इज विनोद सैलरी? स्टेटमेंट, Javed's salary is 75% that of Binod's salary, and second statement है Javed's salary is rupees 4,500. 4,500. विनोद एंड जावेद सैलरी हमने सपोज कर लिया बेटा, यहां पे देखिए विनोद अपॉन जावेद, दिस इज द रेशियो 4/3. अगर हम x का मल्टीप्लाई कर दें तो विनोद की सैलरी कितनी हो जाएगी 4x, एंड जावेद की सैलरी कितना हो जाएगा बेटा 3x. विनोद की सैलरी 4x और जावेद की कितनी हो जाएगी 3x. विनोद एंड जावेद सैलरी आर इन द प्रोपोर्शन ऑफ 4:3 respectively. What is Binod salary? What is Binod salary? This is the question. What is Binod salary? Statement 1 कहता है जावेद सैलरी इज 75% दैट ऑफ विनोद सैलरी. तो जावेद की सैलरी कितनी है बेटा 75% ऑफ विनोद की सैलरी. तो अगर हम यहाँ पे विनोद की सैलरी पुट भी कर देते हैं तो क्या हम जावेद की सैलरी फाइंड आउट कर पाएंगे, या विनोद एंड जावेद की सैलरी, व्हाट इज द विनोद सैलरी, विनोद की सैलरी क्या हमें मिल जाएगी? नहीं मिलेगा. यहां से हम तो स्टेटमेंट 1 एलोन से आपको आंसर नहीं मिल रहा है. बट जब स्टेटमेंट 2 एलोन आप पढ़ते हैं, एलोन स्टेटमेंट 2 आप पढ़िए, क्या कहते हैं जावेद सैलरी इज 4,500. तो जावेद की सैलरी यहां पे देखिए 3x है, तो कितना हो गया 4,500. तो फ्रॉम हियर क्या आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आ जाएगा 1,500. दिस इज 1,500. तो विनोद की सैलरी कितना हो गया बेटा 4 into 1,500, this is equal to 6,000. 6,000. This is equal to 6,000. Okay. So which option is correct? Second alone is sufficient, while one alone is not sufficient. Second alone आपका ये sufficient हो रहा है, one alone हमारा sufficient नहीं हो रहा है. क्लियर बेटा? यस अभिनव कुमार, ठीक है. नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं बेटा. This is the question. In a certain code, 13 means stop smoking and 59 means injurious habit. What do 9 and 5 means respectively in that code? In a certain code, 13 means stop smoking and 59 means injurious habit. What do 9 and 5 means respectively in that code? Statement 157 means stop bad habit. Stop bad habit.
and 839 means smoking is injurious. जैनेन्द्र यादव, दिस वन इज कितना अच्छा क्वेश्चन हो गया बेटा, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग से रिलेट कर दिया गया डाटा सफिशिएंसी को। देखिए क्या कहते हैं, सर्टेन इन सर्टेन कोड 13 मींस स्टॉप स्मोकिंग। 13 मींस क्या हो गया बेटा, स्टॉप स्मोकिंग। अब देखिए यहाँ पे 1 है एंड 3 है, और यहाँ पे देखिए 59 मींस क्या है, इंजूरियस हैबिट। व्हाट डू 9 एंड 5, 9 एंड 5 का इंडिविजुअल मीनिंग बताना है। तो चलिए यहाँ पे 5 एंड 9 है, तो 59, 59 का मतलब क्या है, इंजूरियस हैबिट। तो 5 का मतलब या तो इंजूरियस होगा या तो हैबिट। तो चलिए देखते हैं, पहले इंडिविजुअल स्टेटमेंट 1 चेक करते हैं। 159, यहाँ पे देखिए 5 कॉमन है। क्या कॉमन है बेटा, 5 कॉमन है। यहाँ पे क्या कॉमन है, 5 कॉमन है। और यहाँ पे देखिए 5 एंड 5 दोनों कॉमन है। तो अगर हम इंजूरियस हैबिट यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे क्या गिवन है, स्टॉप बैड हैबिट, स्टॉप बैड हैबिट। तो अगर 5 कॉमन है तो दैट मीन्स 5 का मीनिंग क्या हो गया, हैबिट। ओके, अगर 5 का मीनिंग हैबिट हो गया, 5 का मीनिंग क्या हो गया, हैबिट हो गया, तो दैट मीन्स 9 का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, इंजूरियस। 9 का मतलब क्या हो जाएगा, इंजूरियस। 9 का मतलब क्या हो जाएगा, इंजूरियस। 9 का मतलब क्या हो जाएगा, इंजूरियस। 9 का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, इंजूरियस। 9 का मतलब, तो दैट मीन्स स्टेटमेंट 1, जो स्टेटमेंट 1 गिवन है, स्टेटमेंट 1 गिवन है, वहां से आपको यह पता चल गया इंडिविजुअल स्टेटमेंट 1 से 5 एंड 9 का मीनिंग। ओके, अब हम आते हैं बेटा इंडिविजुअल स्टेटमेंट सेकंड पे। तो 839 मींस स्मोकिंग इज इंजूरियस, स्मोकिंग इज इंजूरियस। तो अब देखिए यहाँ पे 59, दिस इज 59। अब यहाँ पे देखिए कॉमन कौन है, 9 कॉमन है बेटा, यहाँ पे भी 9 कॉमन है, यहाँ पे 9। तो देखिए यहाँ पे कौन सा, स्मोकिंग इज इंजूरियस। तो दैट मीन्स अगर हम कॉमन देखें तो कौन सा कॉमन है, इंजूरियस हैबिट। तो इसमें देखिए कॉमन इंजूरियस, तो दैट मीन्स 9 का मीनिंग क्या हो गया, इंजूरियस। तो दैट मीन्स आपका ऑटोमेटिकली 5 का मीनिंग क्या हो जाएगा, हैबिट। क्लियर। तो दैट मीन्स स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 से आपको इंडिविजुअल आंसर मिल रहा है। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 से क्या आप सभी लोगों को इंडिविजुअल आंसर मिल रहा है बेटा, क्या आप सभी लोगों को इंडिविजुअल आंसर मिल रहा है, क्या आप सभी लोगों को इंडिविजुअल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन हमने दे रखा है बेटा, एक्सप्लेनेशन इस पीपीटी में गिवन है, पीपीटी में आपको शेयर कर दूंगा। एक्सप्लेनेशन इस पीपीटी में बेटा कंप्लीटली गिवन है, हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हमने दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच मनी डू विवेक एंड सुमन हैव टुगेदर। हाउ मच मनी डू विवेक एंड सुमन हैव टुगेदर। स्टेटमेंट 1, सुमन हैज 20 rupees less than what Tarun has. Second, Vivek has 30 rupees more than what Tarun has. तो क्वेश्चन ये है, हाउ मच मनी डू विवेक एंड सुमन हैव टुगेदर। इन दिस केस अगर आप देखना चाहें, हाउ मच मनी विवेक एंड सुमन हैव टुगेदर, तो सबसे पहले स्टेटमेंट 1 से पढ़ते हैं। सुमन हैज 20 rupees less than what Tarun has. Suman has 20 rupees less than, 20 rupees less than Tarun has. तो that means Tarun माइनस कितना कर दे बेटा, 20. Suman has 20 rupees less than Tarun has. Suman has 20 rupees less than Tarun has. Suman has 20 rupees less than Tarun has. तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट से हमें क्या बना, जो इक्वेशन बन के आ रहा है, सुमन हैज 20 rupees लेस देन व्हाट तरुण हैज, व्हाट तरुण हैज। सुमन के पास 20 रुपए लेस देन तरुण, तरुण के पास जितना अमाउंट है उसका 20 रुपए कम है सुमन के पास। ओके, अब देखिए सेकंड, क्या यहां से आपको विवेक एंड सुमन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रहा है, सुमन के बारे में क्या एग्जैक्टली विवेक के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। चलिए स्टेटमेंट नंबर 2 पढ़ते हैं। Vivek has 30 rupees more than what Tarun has. Vivek has 30 rupees more than what Tarun has. विवेक के पास कितना, 30 रुपए ज्यादा। देखिए विवेक के पास कितना अमाउंट है, 30 रुपीज मोर देन व्हाट तरुण हैज। तो क्या यहां से भी इंडिविजुअल मिल रहा है, नहीं। अब दोनों को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो अब देखिए अननोन कितने हैं, सुमन, वरुण एंड तरुण, ये 3 अननोन है।
दो इक्वेशन से क्या अगर दोनों को कंबाइन कर दे तो आप कैलकुलेट कर पाएंगे? नहीं, नॉट पॉसिबल। मैथमेटिक्स कहता है टू इक्वेशन थ्री अननोन, नॉट पॉसिबल, आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस? ऑप्शन डी इज करेक्ट। इंडिविजुअल पे भी नहीं, दोनों को जब हमने कंबाइन किया तब भी हमें आंसर नहीं मिला, तभी हमें आंसर बेटा यहां पे कैलकुलेट नहीं हुआ। ओके, चलिए, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 person A, B, C, D and E are sitting in a row. Who is sitting in the middle? Who is sitting in the middle? 5 person A, B, C, D and E are sitting in a row. Who is sitting in the middle? Who is sitting in the middle? This is the question. 5 person A, B, C, D and E are sitting in a row. Are sitting in a row. क्वेश्चन क्या है? हु इज सिटिंग इन द मिडिल? हु इज सिटिंग इन द मिडिल? पहला स्टेटमेंट नंबर 1 पढ़ते हैं, क्या कहता है? बी इज बिटवीन ई एंड सी। ई एंड सी, तो देखिए क्या बी इन मिडिल में आ गया, ई एंड सी, फर्स्ट पॉसिबिलिटी। दूसरा पॉसिबिलिटी भी होगा, या तो ये पॉसिबिलिटी सी बी ई, ये भी पॉसिबिलिटी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट 1 से एक बात ये कंफर्म हो गया कि ई बी सी भी हो सकता है और सी बी ई भी हो सकता है। बोथ में बी कहां पे है बेटा? मिडिल में। बी इज बिटवीन ई एंड सी। सेकेंड क्या कहता है? बी इज टू द राइट ऑफ ई। बी इज टू द राइट ऑफ ई। बी कहां पे है? ई के राइट में। बी इज टू द राइट ऑफ ई। बी इज द राइट ऑफ ई। ई के कहां पे है? राइट में। बी इज द राइट ऑफ ई। अब देखिए थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, डी इज बिटवीन ए एंड ई। डी इज बिटवीन ए एंड ई। फर्स्ट पॉसिबल केस, सेकेंड पॉसिबल केस क्या आएगा? ए डी ई। अब देखिए अगर हम स्टेटमेंट 1 एंड 2 को कंबाइन करते हैं, स्टेटमेंट 1 एंड 2 को कंबाइन करें, तो अब देखिए दिस वन इज द करेक्ट। क्या यही पॉसिबल केसेस आएगा? यहां पे ये वाला हमारा क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। स्टेटमेंट 1 एंड 2 को कंबाइन करते हैं। अब हमें स्टेटमेंट अगर 1, 2 एंड 3 तीनों को कंबाइन कर दें, अगर हम तीनों को कंबाइन करें तो आप देख सकते हैं जो केसेस बनेगा ए डी ई बी सी। तो मिडिल पूछा गया है, हु इज सिटिंग इन द मिडिल। तो जब हमने तीनों को कंबाइन किया, किसको कंबाइन किया बेटा? ऑल थ्री। ऑल थ्री को कंबाइन किया तो हमें क्या आंसर मिल रहा है? दिस वन इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऑल फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इज करेक्ट आंसर। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इज करेक्ट। अब एक बच्चा कहता है कि सर ऑप्शन सी भी तो करेक्ट हो सकता है फर्स्ट एंड थर्ड से। तो देखिए जब आप फर्स्ट लेते हैं तो फर्स्ट में आपके पास दो ऑप्शंस गिवन है। दो ऑप्शंस गिवन है। आपके पास कितने ऑप्शंस गिवन है बेटा? दो ऑप्शंस गिवन है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे ई बी सी और यहाँ पे क्या है? ए डी ई। तो ये पॉसिबल केसेस आएगा। अगर हम इसके साथ ये वाला कंबाइन करना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं होगा। दिस इज नॉट पॉसिबल इसके साथ, क्योंकि ई के राइट में बी और सी है और देखिए ई के राइट में डी एंड ए है। तो मतलब दोनों से नहीं, हाँ कुछ केसेस में मिल रहा है, जैसे इस केसेस में मिल रहा है। अगर इसके साथ ये कंबाइन किया जाएगा तो ऑब्वियसली मिल जाएगा। क्या बनेगा? सी बी ई डी ए। बट ये वाला अगर इसके साथ कंबाइन किया जाएगा तो बेटा नहीं मिलेगा। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन सी ऑप्शन उतना ज्यादा सफिशियंट नहीं है। तीनों अगर हम बात करें, तीन ऑल थ्री अगर टुगेदर लेते हैं तो ये करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ जाता है बेटा? डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी were taught in 4 consecutive periods of 1 hour each, starting from 8 a.m. Starting from 8 a.m. At what time was the chemistry period scheduled? At what time was the chemistry period scheduled? Statement 1. Mathematics period ended at 10 a.m., which was preceded by biology. Second statement, physics was scheduled in the last period. Third one is mathematics period was immediately followed by chemistry. ओके, चलिए देखते हैं बेटा।
अगर हम स्टेटमेंट 1 एंड 2 को कंबाइन करें, देखिए स्टेटमेंट 1 से आपको इंडिविजुअल नहीं पता चल रहा है। अगर आप स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पीरियड ended at 10 a.m. which was preceded by biology, which was preceded by biology, which was preceded by biology, which was preceded by biology. तो मैथमेटिक्स पीरियड ended at 10 a.m. एंड हो रहा है 10 a.m. तो दैट मीन्स मैथमेटिक्स जो स्टार्ट हुआ था, मैथमेटिक्स स्टार्ट हुआ था कितने पे बेटा, 9 a.m. पे, क्योंकि 1 आवर का लेक्चर है। और प्रिसीडेड बाय बायोलॉजी, तो क्या बायोलॉजी, बायोलॉजी कितने पे स्टार्ट हुआ होगा, 8 a.m. पे। बायोलॉजी कितने पे स्टार्ट हुआ होगा, 8 a.m. पे। ओके, अब हम सेकेंड स्टेटमेंट को कंबाइन करते हैं। क्या कहता है, फिजिक्स वॉज शेड्यूल इन द लास्ट पीरियड, फिजिक्स वॉज शेड्यूल इन द लास्ट पीरियड। तो देखिए 8 से स्टार्ट हुआ है, जो स्टार्ट हुआ है लेक्चर, और टोटल कितने सब्जेक्ट है, 4। तो लास्ट वन मैथमेटिक्स हो गया, बायो हो गया। तो क्या आप केमिस्ट्री यहां से पता चल गया बेटा, क्या 10 a.m. पे केमिस्ट्री स्टार्ट होगा। तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 से आंसर मिल रहा है। ओके, इसके बाद हम देखते हैं बेटा, स्टेटमेंट 1 को कंबाइन करते हैं थर्ड के साथ। स्टेटमेंट 1 को कंबाइन करते हैं किसके साथ, थर्ड के साथ। स्टेटमेंट 1 को कंबाइन करते हैं बेटा थर्ड के साथ। जब हम स्टेटमेंट 1 को थर्ड के साथ कंबाइन करेंगे तो ध्यान से देखिए, मैथमेटिक्स पीरियड वाज इमीडिएटली फॉलोड बाय केमिस्ट्री। यहां पे डिटेल इंफॉर्मेशन केमिस्ट्री का दे दिया गया। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन ई में क्या कहता है, ओनली वन तो कंपलसरी लेना। अब उसके साथ आप या तो 2 को लीजिए या किसको लीजिए बेटा, 3 को। तो आपको आंसर मिल जाता है 1 के साथ या तो 2 लीजिए आप, या किसको ले लीजिए, 3 को। या तो 2 को लीजिए या किसको ले लीजिए बेटा, 3 को। ओके, तो आई होप कि ये टॉपिक आप सभी लोगों को काफी अच्छे से समझ आ गया होगा।